हेलो बच्चों, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम एक ऐसे चैप्टर को लेकर आए हैं बायोलॉजी में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बताएं। इस चैप्टर से आपका 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव 7 मार्क्स का ये हम टॉपिक लेके आए हैं। एक ही वन शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला टॉपिक क्या आ रहा है? सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स की बात कर लें तो ऐसे जीव जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब आप बताइए, क्या जीवाणु और कवक को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या कह दिया? सूक्ष्म जीव। अब घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव की बात कर लें तो घरेलू उत्पाद में देखिए, आपको भी पता है, डोसा हो गया, दही हो गया, इडली हो गया, ब्रेड हो गया, डबल रोटी हो गई, पनीर हो गया। इन सबको बनाने में कहीं ना कहीं आपको दूध से दही बनाना है तो सूक्ष्म जीव की आवश्यकता है। डोसा या इडली बनाना है तो आपको खमीर उठाना पड़ता है, यानी उसमें क्या करना पड़ता है? तो उसमें आप क्या करते हैं? अपने घर में ईस्ट उठाते हैं, खमीर उठाते हैं। ब्रेड व डबल पावर रोटी यानी डबल रोटी बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं? इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनता है। पनीर का उपयोग भी, पनीर जो हम बना रहे हैं दूध फाड़ के, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग एक एक बात करेंगे, परंतु उससे पहले हम एक ऐसे टॉपिक को पहले पढ़ने वाले हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हो इस टॉपिक को। देखिए क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस ये टॉपिक में हम लोग बायोगैस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? बायोगैस के बारे में। मुझे लगा इसको पहले पढ़ा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे थोड़ा सा अगर बोर हों तो उससे पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। देखिए है क्या, आप पूरा वीडियो देखते हैं, अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो चीज़ें आपकी अच्छी क्लियर नहीं होंगी, है ना। हमारा जो केएसएन केमिस्ट्री क्लास है वो इतने सरल माध्यम से पढ़ाता है कि लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। नोट्स के सारे मैं पीडीएफ बनाता हूँ, उसके बाद मैं लोड करता हूँ, तो इससे आप लोगों के लिए करता हूँ, है ना। आपका भी क्या फ़र्ज है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, साथ में इसको बीच में कहीं कहीं शेयर भी कर दिया करो। इतना आपका काम है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। देखिए बायोगैस क्या है, सभी को पता है कि जो मेथेन गैस होती है, यानी बायोगैस बनाई कैसी जाती है, आपको पता है। बड़े बड़े जो प्लांट अपने जो गांव में क्या होते थे पुराने ज़माने में, वहाँ पे प्लांट लगते थे, गोबर के द्वारा बनाया जाता था, तो वही क्या होती थी? बायोगैस होती थी। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या तैयार किया है लिखकर, देखिएगा। ये बायोगैस गैसों के समूह जिसमें 50 से 70% क्या होती है? मेथेन होती है, यानी CH4 होती है। और अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड व आपका हाइड्रोजन सल्फाइड व हाइड्रोजन गैसें हैं। और ये सब बनाई कैसे जाती हैं? तो पशुओं के गोबर से बायोगैस प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। तो बायोगैस का एक नाम और क्या आ गया आपके सामने? गोबर गैस आ गया। और कौन सी गैस होती है बेटा? मेथेन गैस होती है। ध्यान रखिएगा, अन्य गैसें भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड व हाइड्रोजन गैस। आगे बात कर लें, ये ऐसे सूक्ष्म जीव द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है जिन्हें मीथेन जेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से ध्यान रखिएगा। ये बैक्टीरिया होता है मीथेन बैक्टीरियम होता है, जिसका इसके द्वारा क्या होता है? बायोगैस यानी गोबर गैस का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा आपको बता दें तो गोबर गैस के साथ साथ जो आपके बड़े बड़े जहाँ पर मतलब जो खराब फसलें जब बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, जिससे पैरा आदि जिसे अपनी भाषा में कहते हैं, उनके द्वारा एक बड़े बड़े प्लांटों में डाल के क्या किया जाता है? उसमें पानी मिला के उसको काफ़ी क्या पतला पतला पदार्थ बना लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिएगा, बायोगैस जो संयंत्र होता है वो क्या होता है? एक स्लरी टैंक होता है, गैस होल्डर होता है, डाइजेस्टर होता है, स्लज टैंक होता है। तो ये 4 चीज़ों से जाके बायोगैस बनेगी। ध्यान रखिएगा, चार चीज़ हम यूज करने वाले हैं। पहली चीज़ तो स्लरी टैंक में क्या होता है, इसमें छोटे से टैंक में गोबर को क्या करते हैं? पानी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, गोबर एक टैंक होता है जिसमें हम क्या करते हैं? गोबर डाल देते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, उसको काफ़ी पतला कर लेते हैं, उसे ही कहते हैं स्लरी। ठीक है, और इस स्लरी को पाइप के द्वारा डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। अब वहाँ पर स्लरी पहुँची तो देखिएगा क्या होगा। यह एक टैंक होता है जो 10 से 15 फीट का होता है, जिसकी दीवारें पक्की ईंटों, चारों ओर क्या होता है? चारों ओर क्या होगा? पक्की ईंटों का बना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें स्लरी को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, और यहीं पर इसका अपघटन जीवाणुओं द्वारा हो जाता है, जिससे बायोगैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। डाइजेस्टर के बाद बेटा क्या होने वाला है? अगला ध्यान दीजिएगा, यह बायोगैस यहाँ पर यह बायोगैस
होल्डर में इकट्ठा हो जाती है। अब तीसरा मैंने क्या बताया था, होल्डर इकट्ठा हो गई। इस होल्डर में निकास पाइप होती है जिससे जो अगल बगल के जो घर होते हैं जहाँ पे बायोगैस बना रहे हैं वहाँ पे अगल बगल जो घर होते हैं उन घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है। अब घटन के बाद जो बचा हुआ गोबर होता है उसका किसके रूप में प्रयोग करते हैं, उर्वरक के रूप में। यानी आपका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने वाली है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या करोगे, सीधे उसको गोबर जो आपने बायोगैस बन गई जिसपे हमने लाइट बना ली और अन्य मतलब जलाने में भी काम कर लिया, और फिर जो बचा हुआ गोबर है उसको उठाया खेतों में डाल दिया, वो एक खाद के रूप में उर्वरक के रूप में बढ़िया काम कर रहा है। आपको कोई भी मार्केट से डीएपी यूरिया या डीडीटी जैसी चीज़ें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए एक पंथ दो काज है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ये देखिए डायग्राम भी बनाया है, इस डायग्राम को पेपर में जरूर बनाइएगा जिससे आपको यहाँ पे क्या है, ये देखिए स्लरी टैंक है, कि गैस होल्डर है, डाइजेस्टर है, और ये क्या है, स्टज टैंक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और ये आउटलेट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा, ध्यान से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बायोगैस के फायदे क्या होते हैं बेटा, बायोगैस के फायदे ये है, इसका उपयोग भोजन बनाने में, रोशनी व अन्य ऊर्जा के स्रोत में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त जो उत्पाद को उर्वरक के रूप में, यानी जो गोबर बचा हो, मतलब हमने गैस बना ली उसके बाद जो गोबर बचा है उसको हम उर्वरक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ तो, पहली चीज़ तो इससे ना ही कोई प्रदूषण होता है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, तो इसलिए बायोगैस सबसे बेस्ट है ना। अब यहाँ पर बायोगैस आपको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। तो यहाँ पे क्या है, मनुष्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया, फसलों को रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पीड़क नाशक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, परंतु इनके उपयोग से पर्यावरण को बड़ा नुकसान है। ये आपको ही पता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं, कृषि में अच्छी खेती करने के लिए उसमें कीड़ानाशक हो गई, फसलों में रोगों से बचाने के लिए उसमें तरह तरह के कीटनाशक दवा मिलाते हैं। ठीक है, परंतु उसका हमें नुकसान क्या है, पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, आपको ही पता है। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रासायनिक पीड़कनाशक प्रयोग में हानियाँ क्या हैं, गैस पीड़कनाशियों का विनाश। ठीक है, प्राकृतिक असंतुलन व पारिस्थितिक इकोसिस्टम हमारा पूरी तरह बिगड़ जाता है, असंतुलन, प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाता है। इन चीज़ों को बेहद ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे टॉपिक्स हम लेके आ रहे हैं ताकि आपको, ये सब छोटे छोटे टॉपिक ही पेपर में पूछ लेता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाता है, आपसे सीधे थोड़ी पूछ लेगा। आपको हम ऐसे टॉपिक उठा के लाए हैं कि एसएन केमिस्ट्री क्लासेज उठा के ला रहा है कि आपकी चीज़ें सब क्लियर, एक एक स्टेप क्लियर कर देगा। नोट्स बनाइए, बिल्कुल पेपर में लिख के आइए। अब रिवीजन का वक्त है, अब कोई तैयार करने का वक्त नहीं है, बिल्कुल अभी भी वक्त है बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने का। तो बेटा पीड़क और तथा रोगों का जैव नियंत्रण क्या है, ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने एक हेडिंग है, पीड़क रोग का जैव नियंत्रण। तो पहली चीज आपके सामने पॉइंट क्या आया बेटा, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, ये थोड़ा सा मेरा टच सही से काम नहीं कर रहा है लग रहा, उर्वरकों व दवाइयों के स्थान पर क्या करें, गोबर का प्रयोग करें। देखो क्या कह रहा है, उर्वरक, अरे ये टच तो काम कर जा, उर्वरक व दवाइयों के स्थान पर किसका प्रयोग करें, गोबर का प्रयोग करें। अब मच्छरों को नष्ट करने के लिए क्या करें, काली व लाल धारियों वाली भृंग आती है, लेडी बर्ग की सहायता करता है। ठीक है, अब बैसिलस थ्यूरिजेंसिस जीवाणु से प्राप्त काई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने के लिए क्या करती है, मदद करता है। यानी बैसिलस थ्यूरिजेंसिस जीवाणु से प्राप्त काई जो है प्रोटीन जो मतलब उस जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन है, जीवाणु से प्राप्त काई प्रोटीन जो होती है वो कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने में मदद करता है। देखिए ये कह रहे हैं। ठीक है, अब ट्राइकोडर्मा कवक पौधों को रोगों से रोग होने से बचाता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा जो है कवक, वो क्या करता है, पौधों में जो रोग हो जाते हैं उनसे बचाता है। अब देखिए जैव उर्वरक जो हैं के रूप में सूक्ष्मजीव, पहला क्या है, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट हैं। क्या पॉइंट हैं, जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में, कवक जैव उर्वरक के रूप में, नीले हरे शैवाल कवक के जैव उर्वरक के रूप में। जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सहजीवी जीवाणु है, मृदा में स्वतंत्र जीवाणु। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सहजीवी जीवाणु कौन सा है आपके सामने, आपको ही पता है, ये देखिए सहजीवी जीवाणु राइजोबियम है। आपको पता है दाल की फसलें होती हैं बेटा, दाल की फसलों में नीचे जो जड़ होती है वहाँ गांठ होती है, उन गांठों में राइजोबियम जीवाणु होता है। अब पौधा क्या करता है, सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, इस वजह से क्या होता है बेटा, वो
वो जो जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु, वो क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उपलब्ध कराता है, कहीं नाइट्रेट, नाइट्राइड या अमोनिया के रूप में उपलब्ध कराता है, और बदले में पौधा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना लेता है तो उस कवक को भोजन उपलब्ध कराता है। यही सहजीवी जीवाणु है, और जो कि कौन सा जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है दलहनी, जो दाल की जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उसमें दाल की फसलें आती हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में, गांठों में पाया जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए मृदा में स्वतंत्र जीवाणु कौन सा है, तो स्पिरिजलम एजेटोबैक्टर, ये मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो पहला मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा, मैंने पहला क्लियर कर दिया, ये जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में। अब दूसरा किसके बारे में बात करेंगे, कवक जैव उर्वरक के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, कवक जो अनावृत पौधे, जो अनावृत बीजी पौधों के पादपों की जड़ों में, यहाँ पर देखिए यह मृदा से फास्फोरस को अवशोषित करता है और उसे पौधों को प्राप्त करता है। ठीक है, पौधों को क्या करता है, प्राप्त कराता है, करता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कवक जो है, यहाँ पर क्या करेगा, ये कवक, देखिए कवक भी एक प्रकार का सहजीवन प्रतीत करता है। जैसे आपको हम बात कर लें यहाँ पर शैवाल क्या करता है, उसको ये मृदा से फास्फोरस को अवशोषित करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है, परंतु बदले में पौधा क्या करता है, पौधा कवक को भोजन देता है ना। अब यहाँ पर बात कर लें कवकों को रहने का स्थान अनावृत बीजी पौधों में पादपों की जड़ें जो हैं, यहाँ पे क्या है, कवकों को रहने का स्थान। और लास्ट में बात कर लें नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में, तो यहाँ क्या है, नोस्टैक है ना। ये सब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके उदाहरण हैं। और जैव उर्वरक के क्या फायदे हैं, सबसे पहला फायदा देखिए क्या है, इससे तो प्रदूषण नहीं होता है ना। पहला क्या है, प्रदूषण नहीं होता है, इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। यानी पहली सबसे बड़ा पॉइंट प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, हमको रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार बायोगैस और जैव उर्वरक की हमने टॉपिक को क्लियर कर लिया बेटा। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे सूक्ष्म जीव के बाद दही, है ना। अब देखिए हमने क्या बताया, सूक्ष्म जीवों के द्वारा दही की बात कर लें तो देखिएगा दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो गया आपसे, दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। और दही में विटामिन कौन सा है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक ढूंढ के लाए हैं बेटा, बहुत ही पॉइंट ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। दही में विटामिन कौन सा यूज होता है, B12 पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। तो शुरू कर दीजिए दही खाना, बिल्कुल भी देरी मत करिए, आज से शाम को आपको दही खाना है, जिससे आपके शरीर के अंदर जो जीवाणु है वो नष्ट कर दे बेटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है, थर्मोफिलस और लैक्टोबैक्टिलस बल्गेरियस जीवाणु भी दही बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, अगर ये नहीं भी पता है तो ध्यान रखिएगा, इन जीवाणुओं के द्वारा भी दही का बनाया जाता है। और दूध में क्या होता है, लैक्टोज शर्करा होती है, बेहद ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। दूध में कौन सी शर्करा है, एक बार सभी लोग बोलिए कमेंट के माध्यम से, लैक्टोज शर्करा है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बेटा, कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध दही में, लैक्टिक अम्ल। और दूध में शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा। तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोज शर्करा दूध में और लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। अब बात कर लें डोसा व इडली की, तो वहां पर क्या है, ये दाल और चावल का आटे को क्या करते हैं, किण्वन क्रिया होती है, यानी उसमें खमीर उठाया जाता है। तो उसमें कौन सी गैस निकलती है बेटा, ध्यान रखिएगा, दाल और चावल जो बनाते हैं उसमें हम जो डोसा और इडली बना रहे हैं, तो उसके चावल के आटे में या दाल में हम क्या कर रहे हैं, उसमें किण्वन उत्पन्न करा रहे हैं, खमीर या ईस्ट उत्पन्न करा रहे हैं। तो उसमें कौन सी गैस निकल रही है, तो बेहद एक नंबर का क्वेश्चन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आटा मुलायम और ढीला हो जाता है और डोसा इडली आसानी से बन जाता है। आप लोगों ने सभी ने खाया है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसने किसने इडली और डोसा खाया है, मुझे अभी जल्दी से बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, जिससे थोड़ा सा मजा आ जाए करे आपके सर को। ब्रेड और पावर रोटी, जिसे पावर रोटी कहते हैं, हमारे यहाँ तो डबल रोटी कहते हैं, आप लोग क्या भी डबल रोटी कहते होंगे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या कहते हैं बेटा। गेहूं के आटे में क्या करते हैं, किण्वन कराते हैं, यानी ईस्ट खमीर उत्पन्न कराते हैं। इसमें भी क्या होती है आपकी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आटा थोड़ा कैसा हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे, स्पंज टाइप का हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, ब्रीड भी ब्रेड भी स्पंजी हो जाता है, यानी क्या कहोगे कि जो आटा होता है यानी जो ब्रेड होती है काफ़ी क्या हो जाती है, स्पंज हो जाती है। तो आप मार्केट में जाते हैं ब्रेड या डबल रोटी खरीदते हैं, जब उसके थोड़ा सा ऊपरी पार्ट हटाते हैं तो देखते हो कि इसमें जो छोटे 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 जो क्या होते हैं, छेद होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई होती है, वही में क्या होते हैं काफ़ी स्पंज की भांति बन जाता है। पनीर की बात कर लें बेटा, पनीर की बात कर लें तो पनीर सभी ने खाया होगा, किसने किसने पनीर खाया बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए। पनीर मैंने भी खाया है और काफ़ी टेस्टी, मुझे शाही पनीर बहुत पसंद है। आपको कौन सी पनीर पसंद है बताइएगा जरूर मुझे। अब दूध को क्या करते हैं, फाड़ा जाता है, आपको ही पता है पनीर बनाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत मंगल ग्रह से हम लोग नहीं आए हैं, यहीं पर है, मगर ये फॉर्मेलिटीज़ है, मुझे पढ़ना है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फाड़ा जाता है, उससे पनीर बना लिया। पनीर को सैकड़ों किस्में, पनीर की कैसे मतलब क्या होते हैं, बहुत सी किस्में पाई जाती हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अब पनीर में देखिए बहुत सारे जो जीवाणु हैं पनीर बनाने के लिए, स्विस चीज़ है, मतलब कि चीज़ तो बहुत प्रकार की हैं, यहाँ पर देखिए उन्होंने लिख रखा है। और ये जीवाणु है, कवक है, इनके द्वारा हम पनीर बना लेते हैं। अब ताड़ी की बात करें, ताड़ी सभी ने पी है कि नहीं पी है, किसने किसने पी है, मैंने तो नहीं पी भाई क्या किया जाता है, आपको पता है, ताड़ के वृक्ष से चीरा लगा दिया जाता है। ताड़ के वृक्ष में क्या करते हैं, चीरा तिरछा लगा देते हैं, वहाँ बर्तन लगा देते हैं, तरल पदार्थ निकलता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किण्वन यानी क्या किया जाता है, ताड़ी को सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको पता है दक्षिण भारत में बहुत प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारतीयों का प्राचीन और पारंपरिक पीने वाला पदार्थ है, आपको पता है। चीरा पेड़ के किनारे लगा देते, उसमें बर्तन लगा देते, इकट्ठा हो जाता है, किण्वन की क्रिया होती है। वह ताड़ी मतलब एक प्रकार की दारू ही होती है, लोग पीते हैं, है ना। और औद्योगिक उत्पादनों में सूक्ष्म जीव का क्या उत्पाद है, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म जीवों से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूक्ष्म जीवों से औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें किण्वक कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वक कहते हैं। तो यानी सूक्ष्म जीवों से औद्योगिक उत्पादों को बनाने के लिए बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें किण्वक कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से दो विधियां होती है, किण्वत पेय होता है, एक होता है प्रतिजैविक पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ किण्वत पेय और क्या है, यहाँ पर मैं प्रतिजैविक पदार्थ क्या है इसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को बहुत ही कम बचा है, पूरा देखिएगा, और चैनल को थोड़ा सा यार ऐसा किया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, लाइक जरूर कर दो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आपके भाई, आपका मतलब आपके सर या आपके भाई जो भी हैं, आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लिया करो, थोड़ा सा आप लोग बड़ी कंजूसी टाइप की करते हो, है ना किण्वित पेय क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पेय पदार्थों को किण्वित पेय कहते हैं। यानी किण्वन जब हम करा रहे हैं उसमें प्राप्त होने वाला जो पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है, उसको किण्वित पेय कहते हैं। इसके लिए ईस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है। इसलिए ईस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रिज ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये बनता कैसे है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका एल्कोहल मुझे बनाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को हम लोग क्या करने वाले सॉरी ग्लूकोज या फ्रक्टोज को क्या करते हैं, उसमें ईस्ट यानी किण्वन की क्रिया कराते हैं। और एंजाइम कौन सा लेते हैं, जाइमेस एंजाइम लेते हैं। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन नोट होता है, नोट करिए। कौन सा एंजाइम लेंगे, यहाँ पर जाइमेस एंजाइम लेंगे। कौन सा एंजाइम लेंगे, जाइमेस एंजाइम लेंगे। और जब ये किण्वन क्रिया होगी तो यहाँ एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ग्लूकोज से हम जब ईस्ट की किण्वन की क्रिया करा रहे हैं, जाइमेस एंजाइम ही क्या है, वो ईस्ट है, तो वहाँ पर ईस्ट हम उत्पन्न कराते हैं, तो अल्कोहल व क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कच्ची सामग्री क्या है पेय पदार्थ बनाने के लिए, जौ का रस जिसको बियर, और ये फलों का रस ब्रांडी बनाते हैं, अनाज के रस से विस्की बनाते हैं, और सेब का रस वोडका बनाते हैं। वाह भाई वाह, ऐसा लगा सब नशा अभी मेरे ही चढ़ गया, पूरे नशे में है भाई हम लोग। आप भी नशे में हो जाइए, हम भी नशे में हो जाए ना। तो सबसे पहले जौ का रस बनाइए, जिससे जौ के रस से क्या बन जाती है, उसको चढ़ा के काफ़ी किण्वन की क्रिया कराते हैं, बियर बन जाती है। और फलों का रस बनाने से ब्रांडी बन जाती है। अनाज का रस अनाज के रस से क्या होता है, बिस्की बनती है। और सेब के रस से क्या होता है, वोडका बनता है। तो भाई आज ही बिल्कुल इसको शुरू कर दीजिए पीना ना, सब मैं ही शराब बिल्कुल हानिकारक है मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हाथ लगाने लगे जाके, ठीक है। ये एक हमारी पढ़ाई का पार्ट है, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। गड़बड़ मत कर दीजिएगा अब, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने में इतना नशा आ गया है ना।
तो प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं, एक नंबर में आ जाता है। प्रतिजैविक पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और जैविक, जिसमें प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध और जैविक का अर्थ होता है जीवन या जीव, है ना। मैंने क्या किया, प्रतिजैविक दो पदार्थों से मिलकर बना है, प्रति एंड जैविक। प्रति का अर्थ क्या है, विरुद्ध, और जैविक का अर्थ क्या है, जीव व जीवन, है ना। अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के विरुद्ध कार्य करते हैं। यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ, क्या मैंने बोला, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं। सबसे पहला 1928 में एक नंबर में क्वेश्चन बन के आएगा नीट के एग्जाम में या किसी एग्जाम में, वो आपके कंपटीशन में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवा बनाई थी, और वो क्या थी, पेनिसिलिन दवा थी। और ये पेनिसिलिन कैसे बनी थी, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के विरुद्ध कार्य करता है। किस जीवाणु के विरुद्ध कार्य करता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के विरुद्ध काम करता है। पेनिसिलियम नोटेटम यानी पेनिसिलिन बनाई थी, और किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किस समय बनाई थी, 1928 में। बिल्कुल रट लीजिए, ज्ञान गांठ बांध के अपनी बिल्कुल समझिए, माइंड पे इसको रख लीजिए। तो इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर है मैंने फिनिश कर दिया, और चैप्टर का नाम क्या था, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ में हाँ सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा है ना मोटिवेशन होता है, और चैनल को बहुत तेजी से ग्रोथ करिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका कल एक और वीडियो आएगा, उसके लिए भी आप बने रहिएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, बेल आइकन वाली घंटी भी दबा लो बबुआ। चलिए शुरू करते हैं।